चलिए, तो हम जो स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमी, हम इकोनॉमिक्स नहीं करा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या आता है, इकोनॉमी आता है, इकोनॉमिक्स नहीं आता है। लेकिन इकोनॉमिक्स का कुछ बेसिक करना जरूरी होता है, तब इकोनॉमी में, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था, मैं लिखता हूं भारत की अर्थव्यवस्था। अगर तो हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, अर्थशास्त्र की नहीं। लेकिन शास्त्र में कुछ बेसिक फंडामेंटल होते हैं, उसको हमें करना ही होता है, ठीक है। जैसे आप बात करते हैं यूएसए की इकोनॉमी, जैसे कि भारत की इकोनॉमी, जैसे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका मतलब पाकिस्तान की अलग है, भारत की अलग है, यूएसए की अलग है। लेकिन मैं अगर एक पॉइंट लिखता हूं रूल ऑफ डिमांड, मांग का सिद्धांत, तो ये क्या है, ये इकोनॉमिक्स है, ये अर्थशास्त्र है, रूल है ये। तो जब मैं कहूंगा भाई अगर किसी भी वस्तु की जो कमी हो जाती है, अगर ये कम हो जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर वस्तु ज्यादा हो जाए तो कीमत घट जाती है। ये मांग का नियम है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो भारत हो। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अलग है, भारत की अलग है, ठीक है। तो यहां हम बात कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की, और अर्थव्यवस्था को अगर जानना है तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक जो रूल है उसको समझना होगा, तब हमें इकोनॉमी समझ में आएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया मांग का सिद्धांत, वस्तुएं हमारे पास सफिशिएंट है तो कीमत ठीक रहती है, वस्तुएं अगर कम पड़ जाए तो उसकी कीमत बढ़ जाती है, सिंपल सी बात है। तो यही वो फंडा है जिसे हम मांग का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट शुरू होता है, लिखिएगा जीडीपी, पहला पॉइंट लिखिए जीडीपी, लिखिए पहला पॉइंट, आप समझ सकते हैं। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सुना है सबने, क्या होता है, कभी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा, सुना सुना लग रहा है, जग सुना सुना लागे हैं। आपने सुना है, क्या होता है इसका मीनिंग, सुना है? मतलब अंदर कुछ छिपा हुआ है, बाहर निकलने में प्रॉब्लम आ रही है ना, प्रोडक्ट बाहर नहीं आ रहा है तो अंदर कुछ घूम रहा है। कहते ना, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुनबा जोड़ा। आप बताइए। यूज किए गए हैं, तो ये आप कह रहे हैं, करते हैं बात आप श्रीमान जी। चलिए यूपी वाले भैया बताइए। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपको समझना होगा
फाइनेंस ईयर क्या है, जिसे हम कहते हैं वित्त वर्ष। सबको पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो है हमारा वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है, और यही हमारा वर्ष है, हम इसी के अकॉर्डिंग बजट पेश करते हैं। ठीक है, तो अब जीडीपी को भी इसके अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारे पास एक वर्ष हो गया, एक वर्ष को हम कैसे समझे जीडीपी में? दो चीजें होती हैं बच्चों, एक होता है उत्पाद बनाना और एक होता है सेवाएं प्रदान करना। दो चीजें हैं। उत्पाद जैसे कि मैं यहां मार्कर की बात करूं, मैं यहां चेयर की बात करूं, मैं यहां पोडियम की बात करूं, मैं यहां बोर्ड की बात करूं, एवरीथिंग, कुछ भी बनाना है देश के अंदर। सेवा की बात करूं तो जैसे कि बैंक सर्विस होती है, बैंक, इंश्योरेंस सर्विस। ठीक है, तो जितनी भी सेवाएं, अब मैं क्या हूं? मैं वस्तुएं बनाता हूं या सेवाएं देता हूं? टीचर चाहे कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, वो सर्विसेज में आते हैं। तो मैंने आपको एक साल के अंदर कितना पढ़ाया, कितना मतलब कितने पैसे के बराबर? मैंने आपको एक साल में, मान लो हमने एक साल में 100 रुपये की वस्तुओं का, मूल्य के बराबर वस्तुओं का उत्पादन किया। हमने 10 मार्कर बनाए एक साल में, ये मान लो 100 रुपए के, और हमने एक साल में 100 रुपये के बराबर सेवाएं दी। दो व्यक्ति है बच्चों, एक व्यक्ति बनाता है वस्तुएं, एक देता है सर्विसेज। ठीक है, इन दोनों ने एक साल में कितने मूल्य के बराबर काम किया? कितने? 200 रुपये के बराबर। ठीक है, तो एक वर्ष के दौरान किसी देश के द्वारा कुल वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन जो किया जाता है, उसके कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। सकल होता है सारा, डोमेस्टिक अपना घरेलू उत्पादन, उसमें वस्तुएं भी है और सेवाएं भी। लिखिए, पहले ये नोट कीजिए, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। लिखिए शाबाश। हो गया तक? चलिए अब लिखिए डेफिनेशन। किसी देश में एक वर्ष के दौरान एक
वर्ष के दौरान कुल वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन करना, क्योंकि सेवा भी अपने आप में उत्पादन ही होता है, प्रोडक्टिविटी होती है, का उत्पादन करना इस एक वर्ष के दौरान जितनी वस्तुएं बनाई गई और जितनी सेवाएं दी गई, उनके कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड टोटल सर्विसेज बाय इन कंट्री, टोटल वैल्यू ऑफ थिंग्स एंड सर्विसेज नोन एज जीडीपी। ठीक है, तो हम भारत की बात करते हैं। भारत में कोई बेंच बना रहा है, कोई कैमरा बना रहा है, कोई बोर्ड बना रहा है, कोई कुछ भी बना रहा है। एक तरफ कोई सर्विस, बैंकिंग सर्विस, एजुकेशन सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, मोबाइल सर्विस, ये सर्विस टोटल कितनी सर्विस, उसका वैल्यू क्या है, टोटल कितनी वस्तुएं, उनकी वैल्यू क्या है। आपने 10 मार्कर बनाए, 10 मार्कर की वैल्यू एक साल की जो निकाले तो मान लो 100 रुपए है। मैंने 100 रुपए के बराबर पढ़ा दिया एक साल में, दोनों को जोड़ दो 200 रुपये हो गए। वो तो कई हजार करोड़ में आते हैं, तो 200 रुपये क्या हो गए, कुल जीडीपी हो गया। ठीक है, तो यहां पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 2, ग्रीन जीडीपी। ग्रीन जीडीपी मान लो मैं मार्कर बनाता हूं और मैंने 100 रुपए के मार्कर बनाए, तो मेरे पास 100 रुपए की वैल्यू है। तो मैंने क्या किया, 10 रुपए पर्यावरण के लिए खर्च दिए, पेड़ लगवा दिए, सफाई करवा दी, नाला साफ करवा दिया, गंदगी कम करवा दी, जिससे पर्यावरण स्वच्छ हो गया। तो इस मार्कर का नाम पड़ गया ग्रीन मार्कर। नहीं समझे, दोबारा। मोबाइल कंपनी है, वो करोड़ों रुपए खर्च करके मोबाइल तैयार करती है और कुल वैल्यू का वो 2% खर्च कर दे कहीं और पेड़ लगाने में, साफ सफाई में, पर्यावरण के लिए, तो वो मोबाइल हो जाएंगे ग्रीन, और उनको सरकार सब्सिडी भी देती है जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, मान लो आपकी जो जीडीपी है वो कितनी है एक साल में, मान लो 200 रुपये आई। आपने क्या किया, 2% जो है एक्सपेंसिव हो गया आपका, कहां पर, एनवायरमेंट पर, मतलब ग्रीनरी पर, एनवायरमेंट के ऊपर खर्च हो गया। तो कितने रुपए हो गए, 4 रुपये आपने खर्च कर दिए एनवायरमेंट पर। ठीक है, बचे कितने, 196।
196 रुपये बच गए। तो ये क्या है? जीडीपी है, और इसे हम कहेंगे ग्रीन जीडीपी। लिखिए इसको, मैं लिखवा देता हूं, लिखो ग्रीन जीडीपी लिखो। जब किसी देश की सरकार अपनी कुल जीडीपी में से कुछ प्रतिशत पर्यावरण के लिए खर्च करे, तो उसे ग्रीन जीडीपी के नाम से जाना जाता है। जो बच गया वो ग्रीन जीडीपी है। आपने कभी सुना हो कोई बोतल है, उस पर लिखा रहता है ग्रीन बोतल। आजकल बहुत सारे बोतल आ रहे हैं, उसका मतलब है वो कंपनी पर्यावरण पे खर्च कर रही है, ठीक है, वो टैग लग जाता है ग्रीन उसके ऊपर। इलेक्ट्रिक गाड़ी है, उस पर ग्रीन बेल्ट वो होती है, नेम प्लेट। हाँ, तो एक तरह से वो क्या है? पर्यावरणीय है, पर्यावरण को बचा रही है, धुआं नहीं है, तो वो ग्रीन हो जाती है, इसको ग्रीन कहते हैं। तो ग्रीन जीडीपी है जिसे हम समझते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आता है आपका जीएनपी। इसे कहते हैं ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब इसमें राष्ट्रीय कहां से आ गया? हाँ, नेशनल ये अपना होता है। बच्चों एक बार क्या हुआ, मेरा एक इंटरव्यू था आईबी का, इंटेलिजेंस ब्यूरो में, और उसमें मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था नेशन और कंट्री, मतलब राष्ट्र और देश, इन दोनों में क्या अंतर है? नेशन और कंट्री में क्या अंतर है? कौन बताएगा? आपने सनी देओल का नाम सुना है? सनी देओल, वो अक्सर कहता है ना, मैं इंडियन हूं, इंडियन। इसका मीनिंग क्या है? मैं भारतीय, मतलब एक भावनात्मक है, जज्बाती है। तो नेशन मतलब हम कहीं भी है, इस धरती पे कहीं भी है, हम इंडियन हैं। यूएसए में जाते हैं, हम इंडियन हैं। यहां मान लो हरियाणा के अंदर अगर कोई बाहर स्टेट का आ जाए, या फिर बिहार में चला जाए, तो आपको लगेगा भाई ये हरियाणा का है, या हरियाणा लगा ये बिहारी है, ऐसा लगता है ना। अगर आपको अमेरिका में हरियाणा वाले को बिहारी मिल जाए, या बिहारी को हरियाणा वाला मिल जाए, तो क्या कहोगे? इंडियन कहोगे, आप बिहारी नहीं कहोगे, हरियाणवी नहीं कहोगे। ये नेशन होता है, जो भावनात्मक क्राइटेरिया होता है। और आप यहां उसको बोल रहे थे बिहारी और हरियाणवी, वहां आप भाई हैं। आपको उस अंग्रेज से अच्छा अपना भाई हरियाणवी और बिहारी लगेगा। ये नेशन है। नेशन एक भावना है, बाउंड्री नहीं होता है। लेकिन कंट्री क्या है? एक बाउंड्री है। ये आपका, ये बाउंड्री है, ये आपका देश है। और नेशन एक भावना है, जो कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं भी आप इंडियन है, ठीक है ना। एक वर्ड यूज होता है आजकल बहुत सारा, ये इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारा आता है, डायस्पोरा। डायस्पोरा क्या होता है? जब भारत के लोग विश्व में हर जगह फैल गए हो,
हमारा वैसे डायस्पोरा क्रॉप्स में आता है बीज का खेत में बिखेर देना, ठीक है ना। तो हमारा जो बीज है, भारतीय नागरिक है, वो पूरे विश्व में फैल गया है, इसे बोलते हैं डायस्पोरा। और इसका हमें बहुत बेनिफिट होता है। हमारे लोग बाहर जाके कमाते हैं, वो हमारे लिए ही कमाते हैं, हमारे लिए ही भेजते हैं, तो वो डायस्पोरा है। वो हमारे डायस्पोरा है, हमारे सीड्स हैं जो फैले हुए हैं चारों तरफ, ये डायस्पोरा है, ठीक है। तो मैं यहां बात कर रहा हूं जीएनपी। क्या होता है बच्चों, किसी भी देश के अंदर जो जीडीपी होती है, उसके अंदर देशी भी होते हैं लोग और विदेशी भी होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। तो हमें तो अपना निकालना है, हमने कितना काम किया। तो क्या करेंगे, अब हमारे लोग विदेशों में भी रहते हैं, ठीक है ना। तो भारत में रह रहे विदेशियों को हम माइनस कर देंगे और जो विदेशों में रह रहे हैं उनको प्लस कर लेंगे। हमारे यहां रह रहे हैं उनकी कमाई को घटा देंगे, जो हमारे विदेशों में रह रहे हैं उनको हम प्लस कर लेंगे, तो जिससे हमारा अपना निकल आएगा, ठीक है ना। लिखिए, मैं लिखवाता हूं। जब किसी देश के द्वारा केवल अपनी राष्ट्रीय जीडीपी जोड़ी जाती है, राष्ट्रीय जीडीपी जोड़ी जाती है, जिसमें भारत में रह रहे विदेशियों के कार्यों के मूल्य को घटा देते हैं, जो ने काम किया। भारत में रह रहे विदेशियों के कार्यों के मूल्य को घटा देते हैं, और विदेशों में रह रहे भारतीयों ने जो कार्य किया है उसके मूल्य को जोड़ लेते हैं। अपनों को जोड़ लिया, बेगानों को घटा दिया, सीधी सी बात है। जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आता है, जिससे सकल राष्ट्रीय उत्पाद निकल आता है। हो क्लियर हो गया ना। हमने किया जीडीपी, कुल वस्तुएं कुल सेवाएं, हो गया। ग्रीन जीडीपी, कुछ परसेंट पर्यावरण में खर्च कर दिया। फिर आया जीएनपी, बाहर वालों को घटा दिया, अंदर वालों को ले आए, अपने वालों को ले आए, जोड़ दिया, बन गया जीएनपी, ठीक है। उसको ही 196 को करते हैं हम, 196 को ग्रीन जीडीपी बोलेंगे हम, ठीक है। अब है आपका एनएनपी। अगर एनएनपी निकालना है, जो अभी आपको क्या मिला था, जीएनपी हो गया था ना आपके पास, विदेशियों को निकाल दिया और अपने वालों को ले लिया, तो आपके पास जीएनपी बच गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने वस्तु का उत्पादन किया, सर्विसेज दी, तो हमारे कुछ मशीनें होती हैं, उनमें उनकी घिसावट भी हो जाती है। जो मशीन हमने, हाँ डेप्रिसिएशन, जो मशीनें हैं हम 4 लाख की लेके आए थे, वो 4 लाख की नहीं बची अब
अब वो 1 लाख कम हो गई है, तो डेप्रिसिएशन होता है मशीनों की घिसावट, उसको घटा देंगे जब भी तो शुद्ध वैल्यू निकलेगी। लिखो भाई, जब जीएनपी में से मशीनों की घिसावट के मूल्य को घटा दिया जाता है, जब जीएनपी में से मशीनों की घिसावट के मूल्य को घटा दिया जाता है, तो हम इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा हमारे पास जीडीपी आया, फिर ग्रीन जीडीपी आया, देखो हमारे पास जीडीपी आया, फिर ग्रीन जीडीपी आया, जीएनपी आया, एनएनपी आया। तो ये पूरी तरह शुद्ध है, ये हमारा नेट आ गया। अब आपका जो शुद्ध आया, अब हम क्या निकालेंगे, पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय। लिखो भाई, पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम। मान लो बच्चों, हमारा जो एनएनपी आया वो 1,000 रुपये आया लास्ट में, और हमारी पॉपुलेशन है 10 लोग हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचा, 100 रुपये जो है प्रति व्यक्ति आय आ गई। ठीक है, लिखो, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, एनएनपी, जब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त हो जाता है, तो उसे देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो उसे देश की कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, जिससे भारत या किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय निकल आती है, जिससे भारत या किसी भी देश की वर्तमान में भारत की प्रति व्यक्ति आय 2022-23 के अनुसार
98,374 है, हाँ, पर कैपिटल इनकम 2022-23 के अनुसार। हाँ, हर साल चेंज होती है जीडीपी के अकॉर्डिंग, एक साल के लिए होता है। इस साल हमारे जीडीपी के अनुसार हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या रही, तो एक व्यक्ति इतने कमा रहा है, आप देख लो, आप कह रहे हो फ्री हैं आप, लेकिन समस्या ये है ना, ज्यादातर जो है इनकम और प्रोडक्शन जो भी है 2% लोगों के हाथों में होता है, और 98% लोग के हाथ में क्या होता है, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, दुखी, परेशान, ये समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम सारी बात जोड़ के देखें, मान लो 100 लड्डू हैं और 100 लोग हैं, सबको एक एक मिलना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, जो 10 लोग हैं उनको मिल गए 10-10 लड्डू, नीचे वाले लड्डू मिलेंगे, जिंदा रहो लड्डू मिलेंगे, तो वो स्थिति है। तो इसके लिए सरकार हमेशा ही मतलब आजादी के समय से प्रयास कर रही है, कोशिश करते रहो, हो जाएगी, क्योंकि आप में से ही एक दिन कोई ना कोई आईएएस बन जाता है, कोई ना कोई एसडीएम बन जाता है, या कोई ना कोई भी टाटा बिरला जैसे लोग हैं, रिलायंस वाले लोग हैं, या कभी क्या पता आप अडानी बन जाओ, क्या पता आप कभी नीरू मोदी बन जाए। अब जो एक वो था जो बैंक का पैसा लेकर भागा था, क्या नाम था उसका, विजय माल्या, उसकी मां ने उसका नाम कैसा रखा, विजय माल्या है ना, उसकी मां ने पहले भाई इसका नाम रखेंगे विजय माल्या, वो माल लेके निकल गया, लकीरों में था। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का धन लेकर भाग जाता है, और वो इंग्लैंड भाग गया, लंदन भाग गया, विजय ने माल लिया और विजय माल्या बन गया और भाग गया विदेश में, क्या हमारे नियम के अनुसार हम उसकी नागरिकता छीन लेंगे? तो छीन ली तो खुश हो जाएगा वो, छीनेंगे नहीं, पहले उसको कहेंगे विजय माल वापिस ला, और जो माल वापिस ले आएगा फिर उसको सजा देंगे और फिर कहेंगे विजय माल छोड़ के जा, अब तू सिर्फ विजय रह गया, माल्या नहीं है। तो उसकी मां ने सोच समझ के नाम रखा है विजय माल्या, विजय माल्या, वो माल लेकर निकल गया। ठीक है, तो ऐसे लोग हैं जो हमारे जो प्रॉफिट है, गरीबों का प्रॉफिट खा जाते हैं, और बैंक से हम लोन, देखो इकोनॉमी का फंडा है, एक एफडी होती है, आपको पता है अमीरों के पास एफडी नहीं होती है, ये एफडी होती है ना गरीबों के पास ना अमीरों के पास। जो मिडिल क्लास है, हाय 7 पीढ़ी के लिए जोड़ना है, एफडी करनी है, शादी करनी है, बिजनेस करने हैं, पता नहीं क्या करने हैं, लेकिन एफडी कर लेते हैं और इसका कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो मध्यम वर्ग, आप अमीर हैं, आपके पास एफडी है, पापा के पास मम्मी के पास है ना, अमीर नहीं हो, एफडी है, सबके पास मिलेगी एफडी, क्योंकि आप लोग गरीब हो इसलिए आपके पास एफडी है। उस एफडी को इन्वेस्ट करो, खर्च नहीं और वेस्ट नहीं, क्योंकि काम ढूंढे ना, क्या करना चाहिए, दुकान करो, कुछ भी करे। अगर उस एफडी को आपने आज इन्वेस्ट किया, 1 लाख रुपए आपने एफडी रखी, वो आपकी 10-12 सालों में कितनी हो जाएगी, 2 लाख, 12 सालों के अंदर। अगर आपने उस 1 लाख का इस्तेमाल किया और आज दुकान या कोई बिजनेस कर लिया, आप उस 1 लाख को 12 सालों में 20 लाख रुपए बना सकते हो। हाँ, अगर वो डूब गए तो आपका 1 लाख गया, बस, ज्यादा नहीं गया। इवन आप उसमें से भी 30-40 हजार रुपए बचा लोगे। रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो रिस्क तो लेना होगा।
क्योंकि आपका नाम विजय माल्या नहीं है। तो इसलिए गरीब गरीब रह जाता है और अमीर अमीर हो जाता है। दूसरी बात बच्चों, जो अमीर लोग होते हैं, रिच पर्सन होते हैं ना, जो वो बैंक से लोन लेते हैं। कम में नहीं, वो एक बार 10-15 सालों के लिए बैंक के साथ साख जोड़ लेते हैं, अपनी इमेज बना लेते हैं। और बैंक को जब विश्वास होता है कि अभी हम इस पे विश्वास हो गया, हम इसके नाम पे दे देंगे। ये टाटा बिरला वगैरह है ना, वो ये विजय माल्या, नीरू मोदी, ये सब लोग जो हैं, इनको अपने डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं होती है, साइन ही बहुत होते हैं। एक लेटर होता है, लेटर पैड होता है, साइन, चलो भाई 500 करोड़ दे दो। इस तरह लोन मिलता है इनको। और हमें अगर 1 लाख लेना हो तो हमारे किचन के फोटो, बेडरूम के फोटो, मटके के फोटो, पड़ोसियों के फोटो, मतलब हर चीज के फोटो खींच के फिर देंगे 50,000 रुपए। ये समस्या होती है। तो ये करते हैं इन्वेस्टमेंट, बैंक से ही पैसा लेते हैं। बैंक से पैसा लिया, इन्वेस्ट किया, डूब गए तो बैंक डूब गया, और जीत गए तो हम जीत गए, बैंक हाथ जोड़ेगा। तो ये रिस्क लेते हैं। रिस्क लेते हैं तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, एंजॉय करते हैं, विदेशों में घूमते हैं। और आप मध्यम वर्गीय नौकरी करते हो और एफडी करते हो, अपने आप जर्जर करके मर जाते हो, अगली पीढ़ियों के लिए जोड़ते हो। अगली पीढ़ी आती है, एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, वो सब कुछ उड़ा देता है। खासकर शरीफ लोगों की संतान शरारती होती है, ऐसा हो जाता है। तो शरारती 90% तो शरारती ही रहेगा, लेकिन कभी कभी अच्छा बच्चा निकल आता है। हर तीसरी पीढ़ी में चेंज आता है हमेशा। पहली पीढ़ी बहुत शरारती है तो दूसरी लगभग ऐसी रहेगी, तीसरी में चेंज आता है। ये अनुवांशिक होता है। शरीफ शरारती बदमाश, ऐसा होता है अचानक। तो ये पीढ़ियों का एक ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो चेंज होता ही है। आप चेक करो आपकी पहली पीढ़ी कौन सी कैसी थी, ठीक थी, तो अब शरारती में आते हैं। अब हो सकता है ऐसा। चलिए बच्चों, उसके बाद एक होता है इन्वेस्टमेंट और एक होता है विनिवेश। ये दो शब्द हैं, दो वर्ड हैं, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट। मान लो हमने 1 लाख रुपए लगाकर कोई फैक्ट्री लगाई, तो इसे कहेंगे हम निवेश। फिर हमने क्या किया, इसका 20% हिस्सा 20,000 रुपये में किसी को बेच दिया। आवाज ना है बच्चों, इसे कहेंगे डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए, निवेश। करें शुरू, लिखिए भाई, निवेश में लिखिए, जब किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा अपने धन को किसी कार्य में लगाया जाता है,
किसी कार्य में लगाया जाता है, जैसे फैक्ट्री, दुकान आदि। फैक्ट्री, दुकान आदि। इसे निवेश कहा जाता है। लेकिन जब किसी मालिक के द्वारा, हाँ, वो सरकार भी मालिक हो सकती है, निजी हाथ भी हो सकते हैं, मालिक के द्वारा या सरकार के द्वारा अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा या ज्यादा हिस्सा, कुछ हिस्सा या ज्यादा हिस्सा बेच दिया जाता है, बेच दिया जाता है, उसके बदले एक बड़ी धनराशि प्राप्त की जाती है। एक बड़ी धनराशि प्राप्त की जाती है और इस धनराशि को कहीं और निवेश किया जाता है, और इस धनराशि को कहीं और निवेश किया जाता है। कोई भी निवेश खर्च नहीं कहलाता। कोई भी निवेश खर्च नहीं कहलाता, क्योंकि खर्च की गई राशि लाभ के लिए या किसी कार्य को बढ़ाने के लिए नहीं होती। लाभ के लिए या किसी कार्य को बढ़ाने के लिए नहीं होती, अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए होती है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई, निवेश क्या है और विनिवेश क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पी, बस पी सुना है कभी? पी और जी भर के पी, है ना? पी और जी भर के पी। क्या पी? ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकारी निजी भागीदारी। लिख लो। इकट्ठा करवा दिया मैंने, लिखो, ध्यान से देखो, इकट्ठा हो गया सारा। लिखे पी।
अगर बात पीने की आई है, अगर मैं वाटर लिखता हूं और मिल्क लिखता हूं, मैं बोलता हूं मैं पानी पीता हूं, मैं बोलता हूं मैं दूध पीता हूं, बनाओ सेंटेंस इंग्लिश में दोनों का, क्या सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? बोलना कैसे, बोलिए। आई एम दूध पीता हूं। अरे पहले इसको पूरा कर। और पानी आप बताएं, सेम? तो क्या मैं नहीं दूध पीती हूं? जो बच्चों मिल्क है ना, वो फूड में आता है, और फूड को हम टेक या टुक में या टेकन, जो भी लिखे आप, फुल जो भी पास्ट में प्रेजेंट में जैसे को, तो टेक आता, आई टेक मिल्क। और वाटर आपका पानी है, पीने में आता है, तो ये ड्रिंक आएगा। भोजन में आता है मिल्क, नहीं लिक्विड है लेकिन भोजन में है, ये कभी चेक कर लो आप। ये क्वेश्चन मुझसे कभी छठी क्लास में पूछा गया था, तब मुझे भी नहीं आया था, लेकिन छठी क्लास में मुझे फिर उन्होंने बताया, तो फिर मुझे याद हो गया था। लेकिन सर हमने तो पढ़ा था कि जैसे चाय, चाय में ये टी, जैसे चाय अगर पिएंगे तो 10 तक सब रुक के उसमें टैग लगा सकते हैं। चाय तो दोनों है, लेकिन सर दूध में तो सब ये अच्छा। एक एक और होता है, लुक और सी। क्या अंतर है लुक और सी में? लुक सर मतलब जैसे मूवी को देखेंगे तो लुक लगाएंगे, जैसे आपको तो फिर ये क्यों बोलते हैं वॉचिंग मूवी? लुक होता है और सी होता है भावनाएं, ये भावनाएं समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? सेम है, टेक आएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। ये तो मेरा बीच में वैसे मजाक था, मुझसे ज्यादा इंग्लिश वाले टीचर जानते होंगे। हाँ सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। अच्छा भाई अगला पॉइंट है आपके लिए, हमने एक बात बताई थी आपको, एल पी, अच्छा वो रह गया आपका पीपीपी, लिखो उसमें, पीपी में लिखो पहले, पी लिखिए। जब किसी देश में सरकारी और निजी कंपनी आपस में साझेदारी कर ले, आपस में साझेदारी कर ले और किसी कंपनी को दोनों मिलकर चलाए, जैसे बिजली के क्षेत्र में, हाँ बिजली के क्षेत्र में, लेकिन सरकार और निजी है, ये सरकार है यहां पर, जैसे बिजली के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, एयरवेज में, बिजली में, रेलवे में, कृषि में, कैसे भी मिलके काम करें, साझेदारी हो जाती है। आप कहते हैं ना सरकार ने कंपनी बेच दी,
तो ये बेचने मतलब इन्वेस्ट, डिसइन्वेस्ट और साझेदारी होता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जो 100% भी दे देती है और उस पैसे को कहीं और लगाती है। सर मेरा एक सवाल है, जैसे मान लीजिए आज मोदी सरकार है, उसने पीपीपी कर दिया और कल को राहुल गांधी आ गया, वो उस पीपीपी को खत्म कर सकता है अचानक? खत्म कैसे करेगा जब वो अगली कंपनी एग्री होगी, वो तो ले चुकी है। हाँ, पीपीपी को जो साझेदारी है उसको खत्म कर सकती है। जैसे सर अभी इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है कि प्राइवेटाइजेशन किए जा रहा है, लेकिन सर अगर ये आ गया, राहुल गांधी आ गया सर, तो जितना इन्वेस्टमेंट उसको चाहिए था अगर उसको दे दिया जाए तो ये फिर गवर्नमेंट हो सकती है दोबारा? देखो, अगर निजी हाथों में चला गया है तो उसके लिए नए रूल बनाने पड़ते हैं, उसके लिए नई कंपनी आएंगी तो वो जुड़ेंगी, जो पुरानी इसके हाथ में छीनेंगे थोड़ा ना। ये लोकतंत्र है, छीनते नहीं है। रूल नहीं बन जाएंगे, नई कंपनियों के लिए नए रूल होंगे। हाँ बिल्कुल। चलिए भाई, तो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था LPG, LPG ग्लोबलाइजेशन। ये है 3 चीजें। पीवी नरसिंह राव, याद है? ये भारत के प्रधानमंत्री थे, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस टाइम हमारे जो गवर्नर थे आरबीआई के, सरदार मनमोहन सिंह। तो इन्होंने ये योजना बनाई थी और भारत में एलपीजी स्कीम शुरू की थी। एलपीजी कोई गैस नहीं है, मैं यहां गैस की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, तो उदारीकरण क्या होता है? जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है ना, और विदेशी कंपनी आती है, फॉरेन कंपनी आती है ना, जो उनके लिए सरल नियम, क्या बनाना? सरल नियम बनाना। और निजीकरण क्या है? आम लोगों एवं निजी कंपनी को की भागीदारी बढ़ाना। जैसे कि प्राइवेट चीजों को लेकर आना। बीएसएनएल तो खराब हो गई, रिलायंस आ गई, तो निजी को भागीदारी देना है, ठीक है। और भूमंडलीकरण, इंडिया का जो रिलेशन है वो पूरे विश्व के साथ जोड़ना, विश्व से, चाहे वो सोशल हो और चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो कल्चर हो। नोट कर लो तीनों। देखो क्या होता है, कई बार जब हम किसी भी क्लास के लिए टाइम देखते हैं तो मतलब आपका मन नहीं लगा हुआ होगा, और फिर लगता है जैसे घड़ी का जो टाइम है वो रुक सा गया है, और जब हम उसमें इंटरेस्ट लेते हैं लगता है अरे टाइम हो गया। ये सब विचारधाराएं हैं। हाँ
हाँ, लिख लो। अगर हम बात करें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, कौन थे? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। चले, चलो। बच्चों एक पॉइंट होता है, आर्बिट्रेजर, सुना है कभी? आर्बिट्रेजर लिखो। देखो बच्चों क्या होता है, चलिए आप एक बात बताइए मुझे, एक बात मान लो, आलू का एग्जांपल लेते हैं। जो आलू है, इनका जो रेट है बच्चों 100 रुपए किलो हो गया, तो आप क्या करोगे मुझे ये बता दो बस। अच्छा चलो, आलू हो गए हैं कम, तो प्राइस क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर आलू हो गए ज्यादा तो प्राइस जो है कम हो जाएगा। ये बात समझ लेते हैं। अगर प्राइस ज्यादा होता है तो आम आदमी क्या करता है? ओए रेट बढ़ रहा है जल्दी ले लो, है ना? चीनी रेट 38 है, 40 हो गए, जल्दी ले लो 50 होने वाली है। तो आम आदमी क्या करता है? कीमत बढ़ने पर खरीदने लगता है डर के कारण, और जब कीमत गिर जाती है, ओए 2 रुपए किलो आलू रेडी आ रही है, ले लो, छोड़ना यार, बिक रहे फिर क्या करेंगे लेके। तो क्या होता है, आप आम आदमी नहीं खरीदता। ये तो है आम कंडीशन। लेकिन एक ऐसा व्यापारी होता है, लिखो इसके अंदर, देखो एक ऐसा व्यापारी होता है जो बाजार की स्थिति के खिलाफ काम करता है, जो बाजार की स्थिति के खिलाफ काम करता है, वस्तु की कीमत अधिक होने पर
वस्तु की कीमत कम होने, लिखो पहले, कम होने पर, वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक खरीदता है और अपने गोदाम भर लेता है। गोदाम भर लेता है, जबकि जैसे ही कीमत बढ़ती है बेचना शुरू कर देता है। बेचना शुरू करता है। जिससे वह लाभ अधिक कमाता है, जिससे वह लाभ अधिक कमाता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज का, हाँ, एक व्यापारी है जो बाजार की स्थिति को समझता है, देखता है और लाभ कमाता है। डंपिंग लिखिए, क्षेपण, वैसे डंपिंग ही आएगा, हिंदी में लिखा हुआ भी। हाँ, अब देखो क्या होता है बच्चों, मान लो आपके पास मार्कर है, आप जाते हैं विदेश में अपने मार्कर बेचने। ठीक है, आप क्या करते हैं, यहां है 10 रुपए का मार्कर और वहां जाकर 8 रुपए का बेच देते हैं, अपनी वस्तु के दाम गिराते हैं, वो डंपिंग होता है। उल्टा हो गया ना, अपने वस्तु का दाम गिरा देगा लेकिन कोई बिना डिफेक्ट का। उसमें क्या होता है, किसी के पास ज्यादा सामान है, वहां जाकर कम दाम में फटाफट बेच के एक तरफ हो, लेकिन इससे भारत की करेंसी पे असर पड़ता है, हमारी वैल्यू गिरती है इससे। लिखो, जब किसी देश का व्यापारी जब किसी देश का व्यापारी अपने देश की वस्तुओं को दूसरे देश में जाकर नहीं, यहां के हिसाब से सुने भाई, दूसरे देश में जाकर अपने देश के दाम से कम दामों पर बेच देता है। बेच देता है, जिसे डंपिंग कहते हैं। इससे भारत की करेंसी का मूल्य ह्रास होता है, मूल्य कम होता है, जिससे भारत की करेंसी या किसी देश की करेंसी का मूल्य कम हो जाता है। जिससे कम हो जाता है। डंपिंग। ठीक है, तो आज हमने जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीसीआई, एलपीजी, इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, पीपीपी, आर्बिट्रेजर और डंपिंग किया। आज के लिए
काफी है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।